अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 नॉर्मल शॉक वेव डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 के कॉन्सेप्ट्स लेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हमें ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि शॉक वेव होती क्या है। शॉक वेव इज़ द एब्रप्ट चेंज इन फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, मतलब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ के अंदर एकदम से चेंज आने को हम शॉक वेव बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि रिडक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, यानी वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती है। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि शॉक वेव से पहले लाजमी ये बात तय है कि शॉक वेव से पहले सुपरसोनिक कंडीशन होनी चाहिए और शॉक वेव के बाद सब सोनिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो न्यूमेरिकल्स के अंदर काम आएगा और इस्तेमाल भी होगा। अच्छा, फ्लूइड की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाती है, सही है। एंट्रोपी यानी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होती है और डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी देखा जा रहा है। अच्छा, हम इस स्लाइड के अंदर ये देखते हैं कि हम शॉक वेव हमारी बनती कैसे है। शॉक वेव को देखते हैं हम बनती कैसे है। शॉक वेव हमें देखें, एक स्टार्ट में हम एक पिस्टन लेते हैं, सही है। इस पिस्टन को हमने एट और डीवी वेलोसिटी पुश किया, तो उसके आगे की एयर की भी वेलोसिटी डीवी ही रहेगी। और हमारी शॉक वेव विद रिस्पेक्ट टू वेव, ये शॉक वेव नहीं है, ये एक वेव है। ये वेव विद वेलोसिटी a1 आगे मूव करेगी। फिर क्या किया कि हमने एक और दफ़ा इसको विद वेलोसिटी 2d पंप कर दिया, यानी वेलोसिटी हमने दोबारा मतलब एक और दफ़ा इसको हमने पंप किया। जैसे हमने इसको एक और दफ़ा पंप किया तो इस वेव के पीछे एक और वेव आ गई। इस वेव को बोलेंगे हेड और इस वेव को यानी एंड वाली वेव को बोलेंगे टेल। बट इससे हुआ ये कि वेव 1 के आगे वाली एयर जो है वो स्टेशनरी है, सही है, मगर वेव 2 के आगे वाली एयर की एक वेलोसिटी है जो कि डीवी। तो क्या होगा कि एक रिलेटिव वेलोसिटी में एडअप हो जाएगा ये, यानी इस वेव की वेलोसिटी में ये वाली वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा कि वेव 2 हमारी वेव 1 के मुकाबले में तेज़ स्पीड में चल रही होगी, आगे बढ़ रही होगी। तो उसका मतलब ये होगा कि दोनों की स्पीड हर वक्त, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हर वक्त कम हो रहा होगा। एक पॉइंट आएगा, दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगे। यहाँ पे वही बात बता रहे हैं, ये देखें कि जैसे करीब आते गए एक पॉइंट ऐसा आएगा, सारे के सारे जो है एक पॉइंट पे मर्ज हो गए, तो हम उस पॉइंट पे शॉक मिला और हर वेव के बाद प्रेशर कम था। तो ऐसे कम आते जो है एकदम से हमें प्रेशर ड्रॉप मिला। तो इस चीज़ को हम एब्रप्ट चेंज को हम शॉक वेव बोलते हैं, सही। ये बहुत पतली होती है शॉक वेव, इतनी पतली होती है कि हम शॉक वेव से बिल्कुल जस्ट पहले का एरिया और जस्ट बाद का एरिया दोनों हम सेम ले लेते हैं। नॉर्मल शॉक वेव परपेंडिकुलर होती है स्ट्रीमलाइन से, क्योंकि हमारी स्ट्रीमलाइन यूँ जा रही हैं तो हमारे शॉक वेव यूँ आती है। Although shear stress is present with the boundary, it acts on a very small area since shock wave is a very thin. इसका मतलब यही है कि शेयर स्ट्रेस भी बाउंड्रीज पे अप्लाई होती है, मगर शॉक वेव बहुत पतली होती है, इसकी वजह से बहुत स्मॉल एरिया पर आता है और फ्रिक्शन इफेक्ट नेग्लिजिबल आता है। फ्रिक्शंस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। अच्छा, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन है। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है कि रॉ ए वी मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रॉ ए वी। मास फ्लो रेट बिफोर शॉक वेव और आफ्टर शॉक वेव सेम ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम आपको डेंसिटी दे दें, फिर वॉल्यूम डी एच दे दें और कोई एक अननोन पैरामीटर आप इससे निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये मोमेंटम की इक्वेशन है, पी एक्स ए एक्स आपका एक्स पॉइंट पर फोर्स है, पी वाई ए वाई वाई पॉइंट पर फोर्स है, जो कि अगेंस्ट डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि एज अ रिएक्शन बिहेव करता है ये। तो ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, मास मल्टीप्लाई बाय रॉ ए क्या होगा, मास होगा,
मल्टीप्लाई बाय रॉ ए मास नहीं होगा, रॉ ए वी का स्क्वायर, ये पूरा एक मास है, रॉ ए वी मास है, इसके साथ हमने वी को मल्टीप्लाई कर दिया तो रॉ बी ए वी स्क्वायर हो गया, यानी ये मोमेंटम है। तो बिफोर आफ्टर शॉक वेव एंड बिफोर शॉक वेव को हम लोग अपन ट्रैक कराएंगे, तो उससे हमें चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन मिलेगी। ये हमारे पास एक और एनर्जी की इक्वेशन है। एनर्जी की इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि एच नॉट एक्स यानी टोटल कॉन्सेप्ट मैं आपको पिछली स्लाइडों में दे चुका हूँ। अगर यहाँ पे एक रेफरेंस तौर पर डिस्कस कर लेते हैं, अगर देखें कि ये इस पूरे पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ, लेट्स से मुझे यहाँ पर करना है ड्रॉ, तो ड्रॉ का टूल आएगा, ड्रॉ चैप्टर काफ़ी इजी है। लेट्स से यहाँ पर एक पॉइंट है 1, इस 1 पॉइंट से लेके x पॉइंट तक, फिर इस y पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक, ये सारे के सारे जो हैं आपके दरमियान के। अब देखो, जब भी हमें 1 से x पे जाना होगा हम क्या यूज़ करेंगे, हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा, और 1 से लेके x तक स्टैग्नेशन की जो चीज़ें होंगी वो सारी की सारी सेम रहेंगी। इसी तरह x से y पे जब जाएंगे तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, इसका मतलब ये है टेम्परेचर टोटल तो सेम होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर भी सेम हो। अच्छा, टेम्परेचर का ताल्लुक एंथैल्पी से होता है, तो एंथैल्पी विल आल्सो रिमेन सेम, यानी स्टैग्नेशन एंथैल्पी इस पॉइंट पर भी सेम होगी जब x से y पे जंप कर रहे हैं, और हम y से 2 पे जाएंगे तब भी सारी की सारी स्टैग्नेशन प्रॉपर्टीज यानी स्टैग्नेशन टेम्परेचर, प्रेशर, एंथैल्पी सब कुछ सेम होगा। बस शॉक वेव के आने से नुकसान ये होता है कि हमारे पास स्टैग्नेशन प्रेशर चेंज हो जाता है, यानी टोटल प्रेशर के अंदर हमें चेंज देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि 1 से लेके x तक यानी पी नॉट एक्स यानी पी नॉट वन और पी नॉट एक्स बराबर होंगे। मैं लिख देता हूँ पी नॉट वन इज इक्वल टू पी नॉट एक्स, और इसी तरह यहाँ पर पी नॉट वाई इज इक्वल टू पी नॉट टू। सही है, ये एक रूल है, इसको आप याद कर लें। मतलब ये होता ही यही है क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो चेंज देयर विल बी नो चेंज इन स्टैग्नेशन प्रेशर। ये हटा देते हैं। वही बताया था, इंक्रीज इन एंट्रोपी होता है तो यानी एस वाई बड़ा हो जाएगा एस एक्स। फिर आगे चलते हैं, ये एक्सप्रेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम टेबल सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा लिख सकते हैं, अपने पास काम आ सकता है, मगर हम इसको फिर भी हम कर सकते हैं, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, ये देखें M1 का क्रिटिकल मल्टीप्लाई कराएंगे M2 के क्रिटिकल के, तो ये बन के होना चाहिए, ये है प्रांडल्स रिलेशन। This relation is known as Prandtl relation. This can be written in terms of A steric, V1 and V2. Obviously, आप सबको पता होगा कि M1 स्टेरिक क्या होता है, यानी V1 अपॉन A स्टेरिक क्या हो रही है, और M2 स्टेरिक क्या होता है, V2 अपॉन A स्टेरिक की बात हो रही है। तो क्रिटिकल कंडीशंस में बिफोर एंड आफ्टर यानी एंड पर और बिल्कुल होने पर और इस होने पर, कि दोनों का मार्क नंबर क्रिटिकल का सम मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 के बराबर होता है। एक और तरीका भी आपको मिल गया कि अगर आपको एग्जिट के ऊपर मार्क वो निकालना है, क्या कहते हैं, एग्जिट के ऊपर आपको क्रिटिकल मार्क नंबर निकालना है, तो M1 मल्टीप्लाई बाय M2 वो आप निकाल सकते हो। ए स्टैटिक के लिए यानी ए क्रिटिकल के लिए ये बात तो तय ही है कि टी क्रिटिकल होना चाहिए, यानी टेम्परेचर भी क्रिटिकल वाला ही हम डालेंगे तभी जाके ए क्रिटिकल। अच्छा, मैंने बताया था आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर कि एम क्रिटिकल जो है इसका मतलब ये हर आपको ध्यान में आना चाहिए कि एम क्रिटिकल का मतलब तो भाई वी क्रिटिकल अपॉन ए क्रिटिकल होना चाहिए, मगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है।
करंट कंडीशन में जो वेलोसिटी है हम उसको डिवाइड कराते हैं ए क्रिटिकल से, क्योंकि जब हमारे पास वी क्रिटिकल और यानी वेलोसिटी और ए क्रिटिकल जब बराबर हो जाएगा तो हमारे पास मार्क नंबर हमेशा 1 आना चाहिए एम क्रिटिकल, मगर ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यही है कि एम जो है 1v/a क्रिटिकल के बराबर होता है। एम क्रिटिकल जो बात कर रहा हूँ मैं। Since the total shock after shock does not change, then even static। कुछ चीज़ें अपने पास साथ साथ अगर नोट करते जाएं, ये V1 V2 इज इक्वल टू ए क्रिटिकल वाली चीज़ आप नोट कर सकते हैं, अपने पास काम की चीज़ है। और ये ए स्टैटिक का रिलेशन अपने पास आप नोट कर सकते हैं, काम की चीज़ है। टी नॉट और टी सेम है। इसी तरह ये वाला M1 स्टैटिक M2 स्टैटिक इक्वल टू 1 वाली चीज़ आप नोट करें अपने पास, प्रांडल इक्वेशन। चीज़ें काम की थी मैंने नोट करा, ठीक है। ये डायग्राम हमें क्या था, ये टेम्परेचर, ये क्या कहते हैं, ये टीएस डायग्राम है। जब भी अगर हम पेपर के अंदर टीएस डायग्राम बनाने बोल दे तो हमें कुछ इस तरह का डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। शॉक प्रोसेस को हम एरो से, फिर एक एरो से शो करेंगे। और जो ये T1 है ये स्टैटिक टेम्परेचर है, यहाँ पर T2 को जो टेम्परेचर है स्टैटिक टेम्परेचर है। और इसके अंदर जब हम डायनेमिक वाला ऐड कर देंगे तो ये स्टैग्नेशन टेम्परेचर बन जाएगा, और जो ज़रा डायनेमिक ऐड करेंगे तो स्टैग्नेशन टेम्परेचर बन जाएगा। तो T1 पे और 0.2 T पे और 0.1 T पे दोनों के प्रेशर स्टैग्नेशन वाले अलग होंगे, क्योंकि मैंने बताया बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन पे शॉक वेव की वजह से टोटल प्रेशर में चेंजिंग आ जाती है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये वाली चीज़ भी नोट कर लें, कहीं इस्तेमाल हो सकती है। ये पी जो है वो प्रेशर है, डेंसिटी है, ठीक हो गया। ये तो बिल्कुल इजी सा रिलेशन है, ये रिलेशन तो आपको याद ही होना चाहिए। T1 T2 वाला, उसको भी आप पॉज कर दे सकते हैं। बाकी ये चेंज इन एंट्रोपी की चीज़ हमें जो है वो समझ आती थी। ये सारी चीज़ें हम टेबल से तो निकाल सकते हैं, मगर एक छोटे छोटे फॉर्मूले अगर याद हो तो उससे आसानी हो। अच्छा, फानो लाइन और रेले लाइन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा लेक्चर नंबर 6 के अंदर। फानो लाइन इज द कॉम्पोजिशन लाइन ऑफ एनर्जी एंड मास इक्वेशन, और रेले लाइन क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है मास और एनर्जी की इक्वेशन को मिलाएंगे तो फानो लाइन बनती है, और मास और मोमेंटम की इक्वेशन को मिलाएंगे तो रेले लाइन बनती है। और ये जो पॉइंट्स पे जो कट करता है, ये एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और ये एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये बिफोर एंड आफ्टर शॉक की कंडीशन होती है। Rankine-Huguenot relation, the equation relation that pressure density ratio इसको नोट कर लें, ये रैंकाइन-ह्यूगेनॉट रिलेशन को मैं भी नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट करें।
density ratio. For shock is called ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। रिले लाइन क्या होती है, ह्यूमन रिलेशन क्या होता है। Provide relation in terms of thermodynamic quantities across the shock without inclusion of velocity and Mach number. ये नॉर्मल शॉक वेव, रैंकाइन, ह्यूमिनियट, ये वो लाइन है। चलो आगे चलते हैं। तो ये रिलेशन भी मालूम है, ये प्रेशर और डेंसिटी का पावर में गामा। ठीक है, तो आइसेंट्रोपिक फ्लो होता है तो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, मगर जब शॉक वेव आती है तो कर्व लाइन जाती है। ये चीज़ क्या है, हमें किससे मालूम होती है? नॉर्मल शॉक वेव रैंकाइन ह्यूगोनियट से। For giving change in pressure, the shock result in higher shock wave with higher pressure than isotropic condition. Each shock wave are nearly isotropic. Shock wave, however, increase entropy consequently total pressure loss. The shock compression is less efficient than the isotropic compression. अच्छा जी, ये सवाल आ गया। एक सवाल है, टेस्ट सेक्शन का सवाल है। इजी सवाल है बहुत, आपको समझ में आना चाहिए। पहले सवाल की एक बनाते हैं एनालॉजी। सही है, देखते हैं सवाल हमें क्या बताना चाह रहा है और हम इससे क्या चीज़ें निकाल सकते हैं और क्या चीज़ें हमें गिवन है। क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम लाइन है विद जिसकी वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकंड है और उसका स्टैटिक प्रेशर और स्टैटिक टेम्परेचर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये Tx, Vx और Tx की बात कर रहा है। मतलब Tx, Px की बात तो नहीं कर रहा, ये बिफोर शॉक वेव की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अंडरगो द नॉर्मल शॉक, इस बात का मतलब ये हो गया कि शॉक वेव से पहले की बातें बोल रहा है। ठीक है, डिटरमाइन द माक नंबर वेलोसिटी आफ्टर द शॉक, बहुत इजी है। स्टैग्नेशन कंडीशन आफ्टर द नॉर्मल शॉक वेव, स्टैटिक स्टैग्नेशन और एंट्रोपी चेंज, बहुत इजी सा सवाल है। अगर आप ज़रा सा गौर करें तो Tx और Vx की मदद से आप मार्क नंबर निकाल सकते हैं, जो कि होगा mx। अच्छा जी, यार ये कौन सा नहीं सच ड्रॉ। इसकी साइज को कम करना है। आपको देखना है कि आपके पास आ गई एक्स पोजीशन या क्या आ गई वाई पोजीशन। ठीक है, अब देखो आप Tx और Vx की मदद से मार्क नंबर निकाल सकते हो, जो कैसे आएगा mx टू mx टू Vx अपॉन अंडर रूट गामा RTx। ठीक है, आप टेबल डी पे जब जाके चेक करोगे तो इस टेबल डी की मदद से आप mx की मदद से my निकाल सकते हो। ठीक है, तो मार्क नंबर आफ्टर शॉक है आपका आ गया, मुबारक हो। अब आप क्या कर सकते हो, वेलोसिटी आफ्टर द नॉर्मल शॉक। अगर आप देखो तो हमें वहां पर एक वेलोसिटी का रेशियो भी मिलता है टेबल डी पर, जो कि
डेंसिटी y अपॉन डेंसिटी x इज इक्वल्स टू vx अपॉन vy के बराबर होता है। सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको vx तो मालूम है और vy मालूम है, इस रेशियो की मदद से आप vy भी निकाल लो। इस तरह आपकी दो चीज़ें होंगी। पहला चीज़ होगी पूरा हमारा स्टैटिक कंडीशन निकालने बोलने भाई साहब बहुत आसान है। अब आप जब जाओगे तो सबसे पहले आप क्या करो कि स्टैटिक कंडीशन में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक टेम्परेचर आएगा और एक प्रेशर आएगा। ठीक है। आफ्टर द शॉक वेव के ऊपर हमारे पास एक वो रिलेशन है टी वाई ओवर टी एक्स। अच्छा ये सबका सब जो है आपको एक ही लाइन में मिलेगा टेबल पे, ये भी रिलेशन आपको मिलेगा। तो उससे आपका टी एक्स मालूम है और आपका टी वाई भी बिंगो हो गया। इसी तरह पी वाई ओवर पी एक्स भी गिवन है आपके पास। सही है। इसके बाद ये गिवन है तो आपका ये भी निकल गया। ठीक है। अब स्टेग्नेशन की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, जब हम x पोजीशन पे हैं और जब हम y पोजीशन पे हैं, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ये आइसेंट्रोपिक है, ये y पोजीशन है, ये पर्टिकुलर पोजीशन आइसेंट्रोपिक है। मगर जब हम x से y जंप करेंगे तो ये आइसेंट्रोपिक नहीं है। सही है। ये एडियाबैटिक है, ये एडियाबैटिक है हमारे पास। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एम वाई पर टेबल सी यूज करेंगे। इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा टेबल सी। सिंपल जाके हम लोग देख लेंगे टी अपॉन टी नॉट और पी अपॉन पी नॉट। ठीक है। इससे हमें फायदा क्या होगा, हमें टी और पी तो पहले से मालूम होंगे, टी नॉट और पी नॉट हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हमारा भी हो गया। और एंट्रोपी का चेंज हमें जो है ये चीज हमें मिलेगी टेबल डी पे। सही है। वो एम वाई पे जाके आप देखोगे टेबल डी पर, यानी एम वाई और एम एक्स तो सेम पोजीशन पे लाई कर रहे होंगे। इससे आपको क्या मिलेगा, एस वाई माइनस एस एक्स अपॉन आर। आर इज 287.1, एस एक्स आपको कैसे मालूम होगा, चेंज वही तो मालूम करना है, एस वाई माइनस एस एक्स, ये चेंज मालूम करना है। इस तरह आपका ये सवाल मुकम्मल है। लेट्स सी इन्होंने किस तरह किया है। इन्होंने भी क्या है कि ए एक्स निकाला, एम एक्स निकाला, फिर एम एक्स, फिर एम वाई निकाला, फिर बी एक्स अपॉन वी वाई निकाला, बिल्कुल ऐसे ही। फिर पी एक्स अपॉन पी नॉट एक्स। चाहे तो देखो हमें इस तरह भी कर सकते थे, पी एक्स अपॉन पी नॉट एक्स पहले निकालना है, फिर क्योंकि हमारे पास टेबल के अंदर हमें पी नॉट वाई ओवर पी नॉट एक्स की एक रिलेशन मिलता है, तो हम पी नॉट एक्स आया हो तो उससे निकालते हैं। हम मैंने जैसे बताया हम वैसे भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। चाहिए दोनों से एग्जैक्ट आंसर आएगा इंशाल्लाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। टी इन्होंने पहले क्या स्टेग्नेशन कंडीशन निकालनी है एक्स पोजीशन पर, फिर डी पर गया पी नॉट वाई और पी एक्स पी नॉट वाई निकाल लिया। इसी तरह टी पी नॉट वाई निकाला, चेंज इन एंट्रोपी निकाला। अच्छा इसने एक काम नहीं किया, पी नॉट वाई पी वाई और टी वाई नहीं निकाला। पी वाई और टी वाई कहाँ निकाला इसने, तो उसमें एक चीज़ मिसिंग हो गई। स्टार्टिंग कंडीशन आफ्टर स्टॉप हुए, इसने ये वो चीज़ नहीं निकाली है। ठीक है।